ऑब्लिक कोलिजन में बेस प्रॉब्लम में अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है कि अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना हो तो किस डायरेक्शन में लगाएं या फिर कैसे लगाएं, या फिर इवन अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज करना हो तो उसको किस डायरेक्शन में लगाएं और किस तरीके से उसको यूज करें। तो काफी कंफ्यूजन होता है, बट आज के बाद ऐसा नहीं होगा। इस वीडियो में हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑब्लिक कोलिजन। तो इसमें सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि जो प्रॉब्लम का सेटअप है वो कैसा है। तो आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में एक बिगर स्फीयर है जिसका रेडियस r दिया हुआ है। इस स्फीयर से h हाइट पर, और ये जो h हाइट यहाँ पर है, ये इसका जो सेंट्रल लाइन है वहां से r/2 डिस्टेंस पे है। एक आपका एक स्मॉलर स्फीयर है जिसका मास स्मॉल m है। जो बिगर स्फीयर उसका भी मास स्मॉल m ही है, मतलब दोनों का मास सेम है। तो ये जो स्मॉलर स्फीयर है इसको हम h हाइट से यहाँ पर रिलीज करते हैं फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने g दे रखा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ से जब आप रिलीज करोगे रेस्ट से तो ये इससे कोलाइड करेगा। और क्वेश्चन में मेंशन है कि ये जो सरफेस है स्फीयर का, बिगर स्फीयर का, वो स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन आपको कंसीडर नहीं करना है। इवन नीचे जो ग्राउंड पे भी ये जो बिगर स्फीयर रखा हुआ है यहाँ भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, चाहे यहाँ पर कोलिजन के दरमियान भी हो या फिर यहाँ ग्राउंड और स्फीयर के बीच में कहीं फ्रिक्शन कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होता है जब आपको इसको रिलीज फ्रॉम रेस्ट करोगे तो ये यहाँ पे टकराएगा इस पॉइंट पे। तो हमें बताना है, और ये जो कोलिजन है ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। दोनों ही मास जो स्फीयर का है वो आइडेंटिकल है, m दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमें बताना है कि जो स्मॉलर स्फीयर है इसका स्पीड जो होगा जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शंस है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन का जो सेटअप है आपको क्लियर है। अब इसको अप्रोच कैसे करें, तो सबसे पहले हमें ये रियलाइजेशन होना चाहिए यहाँ पर ये कोलिजन जो होगा वो कैसा होगा, ऑब्लिक होगा। अब ऑब्लिक क्यों होगा, आप देखो ठीक से। ऑब्लिक हम कब बोलते हैं, ऑब्लिक तब होता है जब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था। लाइन ऑफ इम्पैक्ट बेसिकली कॉमन नॉर्मल का जो लाइन होता है वो डायरेक्शन होता है, राइट। तो अगर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच में सर्टेन एंगल बनता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि इसका जो लाइन ऑफ मोशन है इधर होगा और लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो कॉमन नॉर्मल होगा इस डायरेक्शन में होगा, इसलिए इसको हम लोग ऑब्लिक कोलिजन बोलेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा यहाँ पे कोलिजन ऑब्लिक है। और कोलिजन का जो टाइप है वो परफेक्टली इनइलास्टिक मेंशन है। अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन क्या होता है, हमें ऐसा लगता है अगर परफेक्टली इलास्टिक दिया हुआ है तो वो क्या होगा, वो दूसरे सरफेस से जाके स्टिक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। वो जो हम स्टिकिंग का कंडीशन बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं वो भी समझना पड़ेगा। जैसे एक्चुअली जब हम E0 बोलते हैं, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्टली फॉल कर रहा है किसी सरफेस पे, सीधे ऐसे फॉल कर रहा है और E मेरा 0 है, तो E0 का सीधा सा मतलब ये हो गया कि परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये हो गया कि ये रिबाउंड नहीं करेगा इसको। जैसे आप डेफिनेशन से चलोगे ई के, तो ई क्या होता है, ये अगर हम देखें ये होता है v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2, राइट। ये हुआ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच। तो अगर ये 0 हो जाता है तो अगर बिल्कुल हेड ऑन होता है तो वहां पर क्या होता है, दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाता है आफ्टर कोलिजन। अब जैसे अगर मान लीजिए कि ग्राउंड अगर रेस्ट में है और आपको इसको डायरेक्टली हेड ऑन आप कोलाइड कराते हो, तो ये रेस्ट में है, ग्राउंड रेस्ट में है, इसका वेलोसिटी 0 है, बाद में 0 ही रहेगा। तो ये जो कोलाइडिंग बॉडी है इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो हेड ऑन होगा तो वहां पे तो ठीक है, यहाँ पे आके एक जगह ये रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑब्लिक में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्लिक में क्या होता है, जब कोई ऑब्लिकली कोलाइड करता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऑब्लिकली कोलाइड करता है तो क्या होगा, जब ये ऑब्लिकली कोलाइड करेगा तो इसका लाइन ऑफ मोशन इधर है और यहाँ पर क्या होगा, इसका दो कंपोनेंट होगा। जैसे मान लीजिए लेट्स से ये वर्टिकल के साथ ये थीटा बना रहा है, उसका दो कंपोनेंट होगा, इधर वाला कंपोनेंट u sin थीटा होगा और इधर वाला u cos थीटा होगा, राइट। सो ऑफ कोर्स जो u cos थीटा वाला कंपोनेंट होगा जब इससे कोलाइड कर रहा है तो ये वैनिश हो जाएगा। अगर ये रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में तो ये वैनिश हो जाएगा, बट u sin थीटा स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। तो u sin थीटा की वजह से ये क्या होगा, टेंजेंशियली इधर मूव करेगा, राइट। सो ऑब्लिक कोलिजन में जब हम बात करते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होता है, राइट। और स्टिक करना जरूरी नहीं है, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट है तो ये सरफेस के अलॉन्ग मूव कर सकता है यहाँ पर, राइट।
तो ऑफ कोर्स जो नॉर्मल के अलॉन्ग जो होगा, अगर ई जीरो है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि v1 और v2 दोनों सेम होगा, लेकिन टेंजेंशियल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। तो दिमाग में ऐसा नहीं रखना है हमें कि परफेक्टली इलास्टिक में वो स्टिक हो जाएगा, ठीक है ना, अनलेस मेंशन क्वेश्चन में ना हो कि स्टिक कर रहा हो, ठीक है, तो खुद से नहीं मानना है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पे कोलाइड करेगा, आप देखो ठीक से, तो जब कोलिजन हो रहा है तो जैसे आपने एच हाइट से इस पर रिलीज किया, इसको रिलीज किया, तो जब यहाँ पर इसको स्ट्राइक करेगा तो ये जो वेलोसिटी होगा यू जो होगा ये कितना होगा, ये यू होगा √2gh, राइट। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है जिससे इसको हिट कर रहा है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये कोलिजन से ठीक पहले का डायग्राम बनाया। अच्छा, यहाँ आप थीटा देखो तो थीटा में लोग बता सकते हैं, ये r/2 क्वेश्चन में मेंशन है, ये r/2 है, ये r है, तो जो ऑफकोर्स जो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर विच इज r/2, ये मेरा r/2 है, राइट, और ये मेरा r है, सो r/2/r कितना हो जाएगा, ये हाफ आ गया, राइट। तो थीटा होगा 30 डिग्री, तो थीटा मेरा 30 यहाँ पे इनडायरेक्टली दिया हुआ है, राइट। अब जैसे ये यहाँ पे इसको हिट किया, ये मैंने डायग्राम बनाया है कोलिजन से पहले का। अभी सिचुएशन क्या है, ये जो स्फीयर है ये रेस्ट में है और इससे कोलाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जो कॉमन नॉर्मल होगा वो ये डायरेक्शन होगा, राइट। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि हम जो भी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखते हैं वो किसके लॉन्ग लिखते हैं, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग लिखते हैं। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ई को हम कैसे लिखें, तो ध्यान ये रखना है कि ई को जब भी लिखेंगे हम लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग रखेंगे, और यहाँ जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो ये डायरेक्शन है, और लेट से हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते हैं, जो कॉमन नॉर्मल है इस डायरेक्शन को, इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि यहाँ भी दो डायरेक्शन हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में जो v2 - v1 u1 - u2 हम लोग लिखते हैं, ये सब हम जो डायरेक्शन अज्यूम करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन लाइन ऑफ इम्पैक्ट का, उसके अकॉर्डिंगली लिखना है, प्रॉपर साइन के साथ लिखना है, इसलिए यहाँ पर ये मेंशन करना जरूरी है आप किसको पॉजिटिव बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला। तो कोलिजन से पहले क्योंकि ये इसको ऐसे हिट कर रहा है यू, अब इसका दो कंपोनेंट होगा, एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा जिसको हमने UN बोला है, राइट। सो UN कितना हो जाएगा, सो UN जो होगा ये होगा u cos थीटा, राइट, और cos थीटा यहाँ पर कितना, u cos 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3u/2, ठीक है। सो U1 आ गया मेरे पास, सिमिलरली UT भी निकाल लेते हैं, सो UT कितना हो जाएगा, ये होगा u sin थीटा विच इज u sin 30 डिग्री, ये कितना आ गया, u/2 आ गया। सो UN और UT दोनों ही हमारे पास आ चुका है। अब कोलिजन के बाद का सिचुएशन क्या होगा, यहां पर जो भी इस दोनों के बीच में इंटरैक्शन फोर्स काम करेगा वो इंपल्सिव फोर्स होगा, राइट। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इंपल्सिव फोर्स, और ये बिगर स्फीयर भी स्मॉलर स्फीयर पे इंपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, राइट। तो इस दोनों सिस्टम के लिए ये जो इंपल्सिव फोर्स होगा वो कैसा होगा, इंटरनल होगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है कि इस स्फीयर पे जो इंपल्सिव फोर्स काम करेगा वो इसके कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग इसके डायरेक्शन में काम करेगा, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा, तो ग्राउंड जो इसके रिस्पॉन्स में जो नॉर्मल देगा ना वो भी कैसा होगा, वो इंपल्सिव नेचर का होगा। तो क्या हुआ, इस दोनों पे जो इंपल्सिव फोर्स काम कर रहा था उसके अलावा एक तीसरा इंपल्सिव फोर्स आ गया ग्राउंड से, जो कि इस दोनों के सिस्टम के बाहर का फोर्स है, राइट। तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इस दोनों के लिए नहीं लगा सकते, हाँ हम हॉरिजॉन्टल में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस स्फीयर पे जो भी फोर्स नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है ये इंपल्सिव है, इसका कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा। तो इस दोनों सिस्टम के लिए स्मॉलर स्फीयर प्लस बिगर स्फीयर सिस्टम के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखते हैं और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप E0 करोगे, क्योंकि E मेरा 0 है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऑफ कोर्स कोलिजन के बाद जो होगा वो क्या होगा, हम क्या लिखें, बाय डेफिनेशन अगर लिखें E0 है, दिस इज V2 - V1 बाय U1 - U2, और लेट्स से ये जो स्फीयर है जो बिगर स्फीयर है, कोलिजन के बाद ये कुछ सर्टेन वेलोसिटी v से इधर मूव करेगा, क्योंकि इस बिगर स्फीयर पे जो इंपल्सिव फोर्स होगा इधर काम करेगा, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसको वेलोसिटी देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ये vt होगा, ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो इसका स्पीड होगा, मान के चलो हमने क्या किया ना यहाँ पे, ये जो कॉमन नॉर्मल है उसके अलोंग ही वेलोसिटी को रिजॉल्व किया है, क्योंकि इससे ऑब्जर्वेशन हमारा आसान हो जाएगा।
तो हमने क्या किया, कोलिजन के बाद हमने ये माना कि इस स्मॉलर स्फीयर का जो नॉर्मल कंपोनेंट वाला वेलोसिटी होगा वो वीएन होगा इस डायरेक्शन में, और टेंजेंशियल वीटी होगा। अब वीटी जो होगा वो यूटी के इक्वल ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंपल्सिव फोर्स काम कर रहा है उसका कोई भी कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं होगा। ये भी वजह है कि हम लोग इसको नॉर्मल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्प्लिट करते हैं, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो अनअफेक्टेड होगा। सो डेफिनेटली जो वीटी होगा वो यूटी के इक्वल ही होगा। हाँ, जो वीएन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं, वीएन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमन नॉर्मल, ये मेरा कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन है, राइट, इसके अलॉन्ग हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखेंगे, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, v2 नॉर्मल, तो यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर हम इसको 1 कह रहे हैं, ये जो स्मॉलर स्फीयर को 1 कह रहे हैं, इसको बिगर स्फीयर को 2 कह रहे हैं, राइट। तो v का हमें कंपोनेंट देखना है कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग, व्हिच इज v sin थीटा। सो यहाँ पे जो 2 है v2, बेसिकली ये v2 नॉर्मल होगा, ये ध्यान रखना है, सब नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन, सब नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है। सो इसके, अब ये अगर मेरा 0 है, इसका सीधा सा मतलब हो गया, अगर ये मेरा 0 है मतलब v2 नॉर्मल v1 नॉर्मल के इक्वल होगा। अब v2 नॉर्मल आप देखो तो ये v है, v का नॉर्मल कंपोनेंट कितना होगा, v sin थीटा, अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल ये v sin थीटा हो जाएगा, राइट। और v1 नॉर्मल जो हमने vn माना है, राइट, इसको सिंपली हम लोग vn लिखेंगे, और क्योंकि यहाँ पे साइन 30 डिग्री है तो vn मेरा v/2 हो जाएगा, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि v मेरा ट्वाइस ऑफ vn होगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहां से हमें v और vn के बीच का रिलेशन आ गया, और vt हमें पता है वो अनअफेक्टेड होगा, वो एक्चुअली हमें पता है पहले से, vt जो होगा वो ut के इक्वल ही होगा, और वो u sin थीटा होगा, जो हमें ऑलरेडी पहले से पता है। सो यहाँ पर जो ut है यही मेरा vt भी होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये मैंने डिस्कस किया हुआ था, क्योंकि इस दोनों स्फीयर के अलावा बिगर स्फीयर पे एक इंपल्सिव फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, राइट, उसका कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि इस पे जो भी नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है इस दोनों सिस्टम के बाहर का फोर्स है। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल फोर्स जिस डायरेक्शन में मेरा 0 हो उसी डायरेक्शन में कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट जो होगा इंपल्सिव फोर्स एन का वो 0 होगा, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। अब इनिशियली ये 1 था, ये 2 था, तो क्योंकि कोलिजन से पहले इसका जो मोमेंटम था वो नीचे के डायरेक्शन में था, जो स्मॉलर स्फीयर था, और जो बिगर स्फीयर था वो रेस्ट में था। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों का ही मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसका जो भी मोमेंटम ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसका कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा, तो ये होगा 0 + 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या मानते हैं कि हम इसको पॉजिटिव बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, कोलिजन के बाद क्या होगा, देखिए ये थीटा 230 था, ये भी थीटा, ये 90 - थीटा, ये क्योंकि टेंजेंशियल ये नॉर्मल है, ये 90 - थीटा, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लिखेंगे कोलिजन के बाद, तो इसका बैकवर्ड मोमेंटम पीछे के डायरेक्शन में तो ये होगा -mv, और अगर हम इसका मोमेंटम लिखें तो इसका दो कंपोनेंट vt है और vn है, तो vt का जो कोसाइन वाला कंपोनेंट होगा वो राइटवर्ड होगा, तो ये हो जाएगा mvt cos थीटा, और जो इसका vn वाला कंपोनेंट है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये होगा -mvn sin थीटा, राइट। सो दिस वुड बी इक्वल टू, आप देखो ठीक से, तो यहाँ से v जो होगा ये vt cos थीटा, और cos थीटा वैल्यू रख देते हैं, ये √3/2 हो जाएगा, और -vn sin थीटा, यहाँ भी साइन 30 डिग्री है तो ये vn/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आया, और vt मेरा ut के इक्वल है, ये ध्यान रखना है, vt मेरा ut के इक्वल है, जैसा मैंने बताया था पहले, ये अनचेंज रहेगा, ut × √3/2 - vn/2, सो v + vn/2 ये होगा √3/2 × ut, और ut यहाँ पे हम निकाल चुके हैं u/2 है, राइट, u/2 है, सो ये √3 u/4 हो गया, राइट। अब v मेरा यहाँ से ट्वाइस ऑफ vn है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है ना, vn को निकालना है, क्योंकि vt तो हमें पता है ऑलरेडी, अगर हम vn निकाल लें तो जो v होगा, जो स्मॉलर स्फीयर का स्पीड होगा, √vn² + vt² होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछता कि बिगर स्फीयर का स्पीड क्या होता, तो वो भी हम आसानी से बता सकते थे। आप एक बार ये निकाल लोगे, vn निकालोगे, तो मेरे पास v भी आ जाएगा, आप देख सकते हो v क्या है, ट्वाइस ऑफ vn है, राइट। बट यहाँ पे स्मॉलर स्फीयर का पूछा गया क्वेश्चन में, सो 2vn + vn/2 जो होगा ये √3 u/4 होगा,
तो आप देख सकते हो यहाँ से Vn का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा √3u और ये आ जाएगा बाई 10 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये 5 बनाएगा, तो 5 इंटू टू इधर आके √3u बाई 10 हो जाएगा। और Vt हमें पता है, Vt मेरा कितना था, ut के इक्वल विच वॉज u बाई 2। तो यहाँ से क्लियर है जो v का वैल्यू होगा, है ना। सो यहाँ से अगर हम लिखें तो v का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, v का वैल्यू होगा रूट अंडर, जो स्मॉलर स्फीयर है, स्मॉलर स्फीयर का जो लिखेंगे वैल्यू, तो रूट अंडर vn स्क्वायर प्लस vt स्क्वायर, राइट। तो vn जो है, vn हो गया √3u बाई 10, राइट, इसका होल स्क्वायर और u बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देखो u को बाहर कर लो, तो अंदर में आएगा ये 3/100 और ये 1/4। अब देखो ठीक से 25 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये 28 आ जाएगा, ये 100 है तो u बाई 10 √28 आ जाएगा। और u मेरा है √2gh, राइट। आपने h हाइट से इसको रिलीज किया था, ऑफकोर्स जो यहाँ हिट करेगा वेलोसिटी, ये कितना होगा, √2gh हो जाएगा, राइट। तो u का वैल्यू √2gh है, ये हमने ऑलरेडी देख रखा पहले से, इतने से इसको हिट करेगा। सो यहाँ पर सिंपली आपको वैल्यू रख देना इसका, तो u √2gh बाई 10 √28, तो ये आ जाएगा √56gh डिवाइडेड बाय 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, √56gh डिवाइडेड बाय 10। सो हमने क्या देखा, इस प्रॉब्लम में बहुत सारा कॉन्सेप्ट था। पहले तो ये समझना था ये ऑब्लिक कोलिजन है, तो हमने लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट को देखा कि इस सर्टेन एंगल बना रहा है, तो वहां से हमने बताया कि ऑब्लिक इम्पैक्ट है। फिर हमने देखा कि कोएफिशिएंट ऑफ रेसिड्यू को कैसे यूज करना है, राइट। फिर हमने ये भी देखा कि परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब होता है इन केस ऑफ ऑब्लिक कोलिजन। और फाइनली हमने ये देखा कि कंजर्वेशन ऑफ जो लीनियर मोमेंटम है उसको हम लोग किस डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो अल्टीमेटली इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट था और डेफिनेटली आपने इस इंटायर प्रॉब्लम को थॉरोली एंजॉय किया होगा। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर मिलें एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।